जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हैं हम चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स पर। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के अंदर मौजूद तमाम एक्सरसाइज में मौजूद जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे पूरे प्रोफेशनल तरीके से। सो मेरे साथ रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें पहले क्वेश्चन की तरफ, तो दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल वुड हैव नो इफेक्ट ऑन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन पे जो है कौन इफेक्ट नहीं करेगा। जो पहला मॉलिक्यूल है दैट इज़ मीथेन, और आपको लफ्ज़ से ही नज़र आ रहा है कि ये एन है यानी सैचुरेटेड है। याद रखिएगा, जो कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं उस पर ब्रोमीन वाटर जो है वो एक्शन नहीं करता, यानी ब्रोमीन वाटर की जो है वो सॉल्युबिलिटी या कह लें रिएक्टिविटी नहीं हो पाती उस कंपाउंड के साथ जो सैचुरेटेड होता है। तो मीथेन फ़िलहाल हमें नज़र आ रहा है कि ये सैचुरेटेड है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है डीकेन, और हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है CnH2n और +2 का, ये सैचुरेटेड के लिए है। तो कार्बन 10 हैं, सो सी की वैल्यू 10 हो जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो हैं वो 20 हैं, तो 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 40 और हमारे पास n की वैल्यू 10 है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 + 2 22 होना चाहिए। तो लिहाजा ये 22 होना चाहिए था यहाँ पे हाइड्रोजन, ताकि पता लगता कि डीकेन सैचुरेटेड है, लेकिन बेसिकली ये सैचुरेटेड नहीं है। इसके कहीं ना कहीं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, तो लिहाजा ये अनसैचुरेटेड है। तो लिहाजा इसको तो अफेक्ट करेगा, यानी ब्रोमीन इसके साथ रिएक्टिविटी कर सकता है। सेम केस यहीं पर लगाएंगे। ये ईथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ईथेन। और ईथेन जो है इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल जो कि सैचुरेटेड होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये ईथेन है, क्योंकि यहाँ 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे। तो ये है ईथीन। तो ईथीन के साथ भी ब्रोमीन रिएक्टिव है और इसका जो है कलर डिस्चार्ज होगा, लिहाजा यू कैन से कि ये भी मॉलिक्यूल नहीं है। और ये है एसिटाइलिन विच इज़ नोन एज ईथाइन। तो आप कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूल भी अनसैचुरेटेड है। तीनों अनसैचुरेटेड है, सिर्फ एक ही सैचुरेटेड है। लिहाजा सैचुरेटेड के साथ ब्रोमीन रिएक्टिविटी शो नहीं करता, तो लिहाजा ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 4 कार्बन एटम्स, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास 4 कार्बन एटम्स हैं और सारे के सारे चारों के चारों सिंगली बॉन्डेड हैं, इट विल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट 1। यानी आपके पास 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है और उसके सारे सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, तो आपके सामने ये बन गया है, दैट इज़ बेसिकली ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो हमने स्टडी करना है ब्यूटेन के बारे में। तो इट विल बी सैचुरेटेड, तो ये बात सच है। यार आस्किंग के इसके ये करैक्टर जो लिखे हुए हैं सारे ब्यूटेन के हैं, लेकिन एक नहीं, एक्सेप्ट 1 एक नहीं है, ये तो करैक्टर है। इट विल हैव 8 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिहाजा ये बात गलत हो गई, ठीक है, ये करैक्टर नहीं है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। इट्स नेम विल बी एन ब्यूटेन, हो तो सकता है एन ब्यूटेन, तो ये भी करेक्टर हो सकता है। इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, डेफिनेटली सैचुरेटेड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन में बी इज़ द राइट आंसर, और उसको मैंने रीज़न भी आपको दे दिया। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। हमने जब अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की थी तो हमने किसकी प्रेजेंस में की थी? तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने वो पेज निकाल लिया, दैट इज़ पेज नंबर 85। तो 85 पेज पे आपको नज़र आ रहा है ये हो रही है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जिंक और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में रिडक्शन हो पा रही है, जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और मीथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जैसे मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके जिंक डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में ईथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जैसे मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है। लिहाजा जिंक एंड डाइल्यूट HCl जो हैं वो एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होंगे, या कह लें कि प्रेजेंस के तौर पे यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जिंक और HCl जो है वो ऑप्शन ए में मौजूद हैं, तो लिहाजा ए इज़ द वेरी क्लोज एंड राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखें, तो हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप हैलोजिनेशन कर रहे हैं मीथेन की, तो क्या नहीं प्रोड्यूस होगा, राइट? हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। चलें हम इस रिएक्शन को भी निकाल लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 86 के ऊपर जो है ये रिएक्शंस मौजूद हैं, आप देख सकते हो। हेलोजिनेशन हो रही है। अब मीथेन के अंदर आप क्लोरीन को जब ऐड करते हो डिफ्यूज सनलाइट में तो इसे हेलोजिनेशन कहते हैं। इवन अगर आप ब्राइट सनलाइट में भी ऐड कर देते हो तब भी इसको भी हेलोजिनेशन ही कहा जाएगा। तो आप देख रहे हो हेलोजिनेशन के नतीजे में आपको कार्बन ब्लैक मिल रहा है, इसके साथ HCl प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर आप डिफ्यूज लाइट में ही रिएक्शन करते हो तो आपको क्लोरोमीथेन, इसके अलावा डाइक्लोरोमीथेन, इसके अलावा ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म भी आप इसको कहते हैं, याद रखिएगा, ये बोर्ड में MCQ भी आता है। और इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन ब्लैक और क्लोरोमीथेन के बारे में कहा गया है। तो हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको जो है चारों के चारों प्रोडक्ट्स दिखाए हैं रिएक्शंस में, हेलोजिनेशन में ही दिखाए हैं। तो यहाँ पर इनको थोड़ी सी स्टेटमेंट को करेक्ट करने की ज़रूरत है। हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन आप कह सकते हैं यहाँ पर इन डिफ्यूज सनलाइट, इन डिफ्यूज्ड सनलाइट डज नॉट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन ब्लैक मैंने आपको दिखाया था कि वो ब्राइट सनलाइट में प्रोड्यूस होता है कार्बन ब्लैक, लेकिन डिफ्यूज सनलाइट में जो है ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं, तो ये प्रोड्यूस नहीं होता। तो लिहाजा सी इज़ द राइट ऑप्शन, अगर आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा ईजी कर लें। उसके बाद चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस। अगर हम अल्केन्स की कंबशन कर रहे हैं और इनकम्प्लीट कंबशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले ये रिएक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये रिएक्शन इस वक्त आपको। इसमें आप देख सकते हो ये है मीथेन की कंबशन ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार में, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मिकदार में, और आपको कार्बन डाई वाटर और हीट बनती हुई नज़र आ रही है। ये एक जनरल हीट वाला रिएक्शन है जो आप किचन में भी हो रहा है, लकड़ी जलेगी तब भी, लेकिन वो डेफिनेटली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे सिंपल से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ हमने, दैट इज़ मीथेन। तो मीथेन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी के साथ ये बन रहा है। लिमिटेड सप्लाई के अंदर कार्बन मोनो बन रही है, कार्बन ब्लैक बन रहा है और वाटर बन रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 4 मोल है, लेकिन आप ये भी देखें यहाँ पे 1 मोल 2 मोल का रेशो है, यानी यहाँ पे रेशो है 1:2 और यहाँ पे रेशो है 3:4। तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन की मिकदार ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा। लिमिटेड ऑक्सीजन में जो है कार्बन मोनो बनती है जो कि सफोकेशन कॉज करती है, इवन समटाइम्स इट्स वेरी डेंजरस, डेथ भी कॉज कर सकती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द MCQ पूछेगा इनकम्प्लीट कंबशन अल्केन्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाई ओनली। हमने देखा कार्बन डाई नहीं बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, ये देखा हमने कि दोनों चीज़ें बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। तो लिहाजा सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा कि प्रोडक्ट में कार्बन मोनो और इसके अलावा कार्बन मोनो के साथ साथ कार्बन ब्लैक और साथ वाटर बन रहा था। तो लिहाजा यही आंसर हमारे पास करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्केन्स जो हैं वो अल्कोहल से बनाई जाती हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड अल्केन्स कह रहा हूँ, अल्कीन्स बनाई जाती हैं अल्कोहल से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। लिहाजा हम देखते हैं अल्कीन कहाँ बन रही है, कौन से प्रोसेस से बन रही है। स्टूडेंट्स ये आप भी देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इसमें पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल में से अगर पानी को निकाल दिया जाए। आप ये रिएक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन भी हो रहा है जिसमें अल्कोहल ली गई, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH और 180 डिग्री टेम्परेचर है और H2SO4 एज अ कैटलिस्ट है, तो फिर हम बना सकते हैं एल्कीन, यानी C डबल बॉन्ड H2, यहाँ पर भी H2 होगा और साथ हम बना सकते हैं H2O, यानी क्या हुआ कि अल्कोहल में से हमने वाटर को आउट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और हमने साथ अल्कीन बना लिया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है हेडिंग है। इसके अलावा एक और मेथड है इसको अल्कीन को बनाने का, तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ये एक अल्कोहलिक क्वेच मिक्सचर है, जिसमें अगर हम फॉर एग्जांपल अल्काइल ब्रोमाइड डालेंगे यानी इथाइल ब्रोमाइड डालेंगे तो अल्कीन बन जाएगी, साथ सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर रिलीज होगा। तो ये 2 मेथड्स हैं। तो क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि अल्कीन को अल्कोहल से अगर बनाया जाता है कौन से मेथड। सामने अल्कोहल को मैंने बनाया था तो वो मेथड था डिहाइड्रेशन, डीहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रोजनेशन आंसर नहीं होंगे और डिहाइड्रेशन होगा। लिहाजा ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, ये आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं।
डिहाइड्रोजनेशन क्या होती है, डिहाइड्रोजनेशन क्या होती है, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या होती है और डिहाइड्रेशन क्या होती है। पर अभी मैंने आपको दिखाया था कि अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर अल्कीन यानी ईथीन बन जाती है और साथ पानी बन जाता है। लिहाजा सी इज़ द वेरी राइट एंड क्लोजेस्ट आंसर, राइट। उसके बाद चलते हैं हम अगले 7वें सवाल की तरफ। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी मैंने की थी डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, तो लिहाजा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन आपको याद होगा अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हुई थी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारे पास जो है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो रही है और ये हो रही है अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में, और अल्कीन बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, साथ वाटर बन रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्ट बन रहा है। तो लिहाजा आप देख सकते हो अल्कोहलिक KOH कहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ ऑप्शन डी। तो लिहाजा बल्कि सॉरी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी। सो बी इज ऑप्शन इज़ द राइट एंड क्लोजेस्ट आंसर। और एक्वस KOH और सोडियम एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन या अल्कोहलिक NOH ये नहीं लेंगे आप ये एज अ मिक्सचर लेंगे जिसमें आप जब इथाइल ब्रोमाइड डालेंगे तो आपको इथीन और पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बनते हुए नज़र आएंगे। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, एंड दैट इज़ सॉरी रिएक्शन कह रहा हूँ, नेक्स्ट MCQ की तरफ, दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, याद करके जाइएगा, 2 नंबर का सवाल बोर्ड में आ सकता है। और इसमें बनती है इथीन ग्लाइकोल। हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4 आपको नज़र आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि जब इथीन लिया उसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, यानी हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास इथीन ग्लाइकोल, ठीक है। एंड 1,2 इथेन डायोल भी आप इसको कहोगे। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट वी हैव। So it is not ethene glycol, it is basically ethane glycol, right? ये ethene glycol नहीं है, ये ethane है, क्योंकि कार्बन कार्बन टू सिंगल बॉन्ड है ना, so that's why इसको ethane बोलेंगे, ethene नहीं बोल सकते। तो लिहाजा यहाँ पर यही गलती है कि यहाँ पर भी ethane बल्कि ethane लिखा हुआ, so that is good, that is right। तो लिहाजा ethane glycol ही बन रही है। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ग्लाइकोल का फार्मूला क्या होता है, और प्रोपीन ग्लाइकोल का क्या फार्मूला होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ या मुझे व्हाट्सएप करो इसके फार्मूले। और ये फ़िलहाल मैं आपको ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला भी दिखा देता हूँ फ़ौरन। सो आप देख सकते हो ये है ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला, और ये ग्लाइकोल का फार्मूला। आपको स्टूडेंट्स 2 नंबर का सवाल भी बोर्ड में आ जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला लिखें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखो। फिर ग्लाइकोल का फार्मूला भी आ जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखो। तो लिहाजा ये ग्लाइकोल भी दिखा दिया, ऑक्सैलिक एसिड भी दिखा दिया। प्रोपीन ग्लाइकोल कैसे बनेगा, आपने ऐसे बना लेना है, प्रोपीन ग्लाइकोल, राइट, प्रोपीन ग्लाइकोल। ये प्रोपीन हो गया और ये हो गया ग्लाइकोल, ठीक है। सो होप सो यही फार्मूला 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये कंफर्म कर दो आप मुझे कि इधर ये गलत है या करेक्ट, कि जो प्रोपीन का फार्मूला है आप यूँ लिखो प्रोपीन ग्लाइकोल फार्मूला इज़ करेक्ट, यूँ कमेंट कर दो, या ये लिख दो प्रोपीन ग्लाइकोल फार्मूला इज़ इनकरेक्ट, और ठीक फार्मूला आप फिर लिख दो। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं 9वें MCQ की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगर हम 9th MCQ की बात करें, विच वन ऑफ दीज इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से सैचुरेटेड कौन सा है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि CnH2n+2 वाला फार्मूला लगाना है सब पे और चेक कर लेना है कौन इसको पूरा कर रहा है। तो पहले को देख लेते हैं, Cn यानी 2 है कार्बन, तो 2 2 4 4 + 2 4 + 2 6। तो यहाँ ये क्या होगा, ये सैचुरेटेड है, नो ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ 6 हाइड्रोजन होने चाहिए थे और ये 6 नहीं है, तो 4 है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। ये बेसिकली ईथीन है। सो मैं लिख भी देता हूँ आपको, ये ईथीन है, इसे इथाइलिन भी आप बोल सकते हो, इथाइलिन, ठीक है। ये बेसिकली जो केले वगैरह पकाने का काम देता है, स्टोर वगैरह में कच्चे आम वगैरह उनको भी पका देता है। इथीन बेसिकली हार्मोन है, प्लांट्स में से भी वर्क करता है। इसके अलावा इसका पॉलीमर भी तैयार किया जाता है। बड़ी बातें इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह आने वाली क्लास में आपसे करेंगे। ये हमारे पास प्रोपेन है, चेक कर लेते हैं। 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 3 2 6 6 + 2 8, तो ये भी अनसैचुरेटेड हुआ। सो इसको देख लेते हैं, 4 2 8 8 + 2 10, तो ये 8 है, ये भी अनसैचुरेटेड हुआ। सो यहाँ इसको देख लेते हैं, 5 2 10 10 + 2 12, तो ये क्या हुआ, डी इज़ द राइट आंसर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। इसमें हाइड्रो भी है, इसमें कार्बन भी है, ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो दैट इज़ द राइट आंसर, राइट। सो दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं 10th MCQ की तरफ। अ हाइड्रोकार्बन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H14। अब आपके पास ये एक हमारे पास कंपाउंड है, इसका नाम, इसको चेक कर लेते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है।
इसको हम देख लेते हैं, CnH2n अभी मैंने आपको बताया था +2, तो 8 2s are 16, 16 + 2, 16 + 2 क्या होगा 18, तो ये 14 है, यानी इसकी में ट्रिपल या डबल बॉन्ड बीच में है, तो ये क्लियर हो गया कि ये अनसैचुरेटेड है, राइट, ये एक अनसैचुरेटेड है। सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द नेक्स्ट मेंबर। आपने होमोलोगस सीरीज़ पढ़ा होगा, होमोलोगस सीरीज़ में आपने ये पढ़ा है, तो स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज़ आपने याद होगा, यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़, अल्कीन एंड अल्काइन के रेडिकल्स के बाद ये टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज़। इसमें आपने पढ़ा था कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 एंड 14 यूनिट्स इन द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अब वो कह रहा है कि अगला मेंबर बनाए इसका, तो हमारे पास जो मेंबर मौजूद है वो बेसिकली है C8H14, तो इसमें क्या ऐड करना है हमने, इसमें CH2 ऐड करना है, तो CH2 अगर मैं ऐड करूँगा तो फिर ये हो जाएगा C9 और H16, तो C9 H16 हमें B में नज़र आ रहा है, तो ये होगा। सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज़, तो बेसिकली ये फार्मूला होगा, राइट। सो बी इज़ द राइट आंसर, बाकी सभी आंसर गलत लिखे हुए हैं, इनके नाम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या हो सकता है। उसके बाद 11वें पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 11वें पॉइंट में पूछा जा रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फार्मूला होता है कि बहुत सा एक होता है फार्मूला, ये फार्मूला है, अब सबको मैं कहूँगा तो फार्मूला कहूँगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूली ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द अल्केन हाइड्रोकार्बन्स आर, देखो उसमें CH2 ऐड किया ये बन गया, CH2 ऐड किया ये बन गया, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज़ में आगे भी बन सकते हैं मजीद, बहरहाल ये यहाँ तक उन्होंने बनाए। सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द 8th अल्केन मेंबर। अब देखो ये सैचुरेटेड 8th का बना लो आप, सिंपली मुश्किल नहीं है, CnH2n और +2 है ना, इस पर भी हिट हो रहा है, इस पर भी यही फार्मूला हिट हो रहा है, इस पर भी यही फार्मूला हिट हो रहा है, तो 8th पे हिट कर दो। 8th पे हिट क्या करोगे, C की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, और N की वैल्यू क्या हो गई 8, 8 2s are 10, 10 + 2 12, तो 8 C8H12 ढूंढो किधर है यहाँ पे, बल्कि 2 8 16 है ना, 16 + 2 कितना हो गया 18 हो गया, तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये 18 हो गया। सो ये ढूंढो यहाँ पर, ये है। So C8H18 is going to be the member. What is the molecular formula of the 8th alkane member octane, which is found in petrol? और definitely octane आपको पेट्रोल में मिलता है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो पेट्रोलियम गैस, इसमें C1 से लेकर C4 कार्बन होते हैं, फिर पेट्रोलियम ईथर आ जाता है, C5 to C10 कार्बन होते हैं। गैसोलिन में आप देख सकते हो, फिर कैरोसिन ऑयल है, फिर डीजल ऑयल है, फिर फ्यूल ऑयल है। स्टूडेंट्स ये देखो जो पेट्रोलियम है C1 से C4, और ये पेट्रोलियम ईथर है ये, और फिर ये देखो ये है पेट्रोल C7 से C10 तक, यानी अभी हम जो फार्मूले की बात कर रहे थे वो क्या था C8H2 18, तो किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा ना, 7 से लेके 10 तक कार्बन की रेंज है, तो 8 कार्बन वाला कंपाउंड इसी में आएगा। सो आपने यूजेस भी पढ़े हुए हैं कि इट इज़ बीइंग यूज्ड इन मोटरसाइकिल, मोटर कार एंड अदर लाइट व्हीकल्स, इट इज़ मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि उड़ जाता है, इट रियली वेंट अवे, जैसे आपको पेट्रोल की टंकी खुली रह जाए तो सारा उड़ जाता है ना, तो अगर कोई कंपाउंड उड़ जाता है, स्पिरिट जिस तरह उड़ जाता है, तो नेल रिमूवर फीमेल्स का उड़ जाता है, तो व्हाट डज इट मीन कि वो वोलेटाइल होते हैं लिक्विड्स। और मिट्टी का तेल भी खुला छोड़ोगे तो वो भी उड़ जाएगा, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल को कंपेयर करोगे तो मिट्टी का तेल जो है वो देर से उड़ेगा, लेकिन पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा। रीज़न ये है कि इधर आप थोड़ा भारी मॉलिक्यूल होता है कैरोसिन ऑयल का, क्योंकि इसमें C10 से लेके C12 तक कार्बन होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको, राइट जी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलें, वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से दैट एनी हाइड्रोकार्बन, और उसका हमने ले लिया 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद दी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट किया टू फॉर्म अ सैचुरेटेड कंपाउंड। आगे से जो बना वो कंपाउंड सैचुरेटेड था। व्हाट विल द फार्मूला एक्स, यानी इसका फार्मूला क्या होगा। सो इसका फार्मूला हम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि एक इनमें से कोई, ये आपके पास 4 हाइड्रोकार्बन नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई एक हाइड्रोकार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और सैचुरेटेड कंपाउंड बना रहा है, तो उसका क्या फार्मूला होना चाहिए, एक्स का क्या फार्मूला होना चाहिए। तो अभी मैं इसके साथ जो है वो 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। स्टूडेंट्स ये देखो, अब ये हमारे पास बेसिकली जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है
प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन को मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन किया है और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो ये हमारे पास सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 8 हाइड्रोजन है, सो टोटल 8 हाइड्रोजन है और इस 8 हाइड्रोजन के साथ जो है देखो रिएक्शन नहीं हो सकता, तो नो रिएक्शन। तो पहला वाला तो सैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो नहीं दे रहा, सो उससे अगले वाले की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स अगला वाला जज करना मुश्किल नहीं है, आपके पास फार्मूला है CnH2n+2 वाला। तो अब देखो बेसिकली 6 कार्बन है तो n की वैल्यू 6 हो गई, तो 2 6 12, 12 + 2 14। तो ये बेसिकली पॉजिटिविटी शो कर सकता है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। तो अगर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा C6H14। तो ये बेसिकली हेक्सेन है और ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सेन में, तो लिहाजा ये तो रिएक्शन कर पा रहा है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड भी बन पा रहा है विच इज़ हेक्सेन। तो बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगला कंपाउंड है C4H10। तो इसको भी अगर हम जनरल फार्मूले से देखें तो 4 कार्बन है तो 2 4 8, 8 + 2 10। तो अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो ये तो ऑलरेडी ब्यूटेन है, यानी सैचुरेटेड ही है। तो सैचुरेटेड कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा और वो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी हाइड्रोजन इसमें इसके साथ रिएक्शन नहीं शो कर पाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, क्योंकि कभी भी सैचुरेटेड कंपाउंड जिस तरह आपने पीछे देखा प्रोपेन जो है वो भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसी तरह से अब ये ब्यूटेन भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड जो है इसको भी देख लेते हैं CnH2n से। तो 7 वैल्यू है तो 7 2 14, 14 + 2 16। तो लिहाजा 16 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो यानी कि ये भी इस कंपाउंड का नाम है बेसिकली हेप्टेन। तो हेप्टेन आखिर में एन आ रहा है तो ये भी क्या हुआ सैचुरेटेड। तो लिहाजा सैचुरेटेड होने की वजह से हम कहेंगे कि ये भी रिएक्शन शो नहीं कर सकता और मैं यहाँ लिखूंगा नो रिएक्शन। वाओ स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया कि यहाँ पर हेक्सेन, राइट, हेक्सेन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। और ये स्टूडेंट MCQ से बहुत से बच्चों को तंग करता है, तो ये काइंडली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लग जाए कि इसका पेंडोरा बॉक्स क्या है, इसका आंसर ये क्यों है, C6H12 क्यों है। सो स्टूडेंट्स आंसर होगा C6H12, बी इज़ द राइट आंसर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट विद, डिहाइड्रेशन अल्कोहल किसकी मदद से होगी, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो स्टूडेंट्स आपको ये नज़र आ रहा है, ये हो रही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और ये हो रही है H2SO4 की मदद से, राइट। तो दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा कंपाउंड ईथीन, ये रहा साथ डिहाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल और ये रहा अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला है यहाँ पर EC2H5OH, इथाइल अल्कोहल है। सो ये है वो कैटलिस्ट। सो H2SO4 इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आंखें बंद करके, बल्कि आंखें खोल के H2SO4 पे टिक लगा लें। उसके बाद चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन इज, एसिटाइलिन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा। अब सोचने बैठ जाएं क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हो आप ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और हमने की है एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन। ये है एसिटाइलिन विच इज़ समथिंग लाइक ईथाइन और हमने KMnO4 को इसमें डाला, मिक्स किया, ये किया वो किया और ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। दैट इज़ बेसिकली द टेट्राहाइड्रोक्सी ईथेन। ये तो आपकी बुक में वैसे लिखा भी नहीं हुआ। उसके बाद ये मैंगनीज डाइऑक्साइड और ये कास्टिक पोटाश कहते हैं, उसको उसका सोडियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। ओके, सो ये बन गया, राइट। उसके बाद अब आपने क्या बनाना है कि मजीद ये जो आपके पास प्रोडक्ट है इसको डिहाइड्रेट किया जा सकता है, राइट। लुक एट दैट, इस टेट्राहाइड्रोक्सी ईथेन को डिहाइड्रेट किया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है इसमें से डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करके। और ये क्या बन गया, ग्लाइकोजल बन गया। ग्लाइकोजल बन गया, ग्लाइकोजल को मजीद KMnO4 की मदद से ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। KMnO4 का मतलब ऑक्सीजन देना होता है, इसने इसको ऑक्सीजन दी और इस साइड में ऑक्सीजन लग गई, ये देखें, ये बन गया ऑक्सैलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ, क्या पूछा उसने क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन, यानी एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन जब आपने की तो एंड प्रोडक्ट क्या मिला, तो आपको मिला ऑक्सैलिक एसिड। सो द राइट आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। ग्लाइकोल, ग्लाइऑक्सल, नन ऑफ दीज, इनके फॉर्मूले याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 15वें सवाल की तरफ, 15th क्वेश्चन। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स प्रोड्यूसेस एसिटाइलिन। अब डीहाइड ये निकालते हैं रिएक्शन पहले। स्टूडेंट्स पेज नंबर 92 निकाल लें।
तो स्टूडेंट्स ये है सवाल की डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, ये है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। इसमें ये टेट्राहेलाइड आपको नज़र आ रहा है, इसमें टेट्राक्लोरोईथेन राइट इसका नाम है, और इसको जिंक डस्ट के साथ जो है क्या किया जा रहा है, डी हेलोजिनेशन की जा रही है, यानी कि इसमें से क्लोरीन के एटम्स को जिंक ले उड़ेगा और डी हेलोजिनेशन हो जाएगी, इसमें से क्लोरीन साथ चले जाएंगे और आपको बनेगा ईथाइन। ठीक है, प्रोड्यूसेस एसीटाइलिन, ईथाइन, ईथाइन को कहते हैं एसीटाइलिन, और ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जिंक डस्ट की मौजूदगी में हो रहा है, जिंक मेटल राइट, जिंक मेटल लिख दें, ठीक है, या फिर लिख दें इसको आप जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब होता है कि आपने इसका जिंक का पाउडर बना लेना है, और फिर जिस तरह आपने शायद कभी आयरन का पाउडर देखा हो या ना देखा हो, कभी वेल्डिंग वाले के पास जाइएगा, शायद छोटे छोटे ना उसके थोड़े थोड़े ज़र्रात पड़े होते हैं लोहे के, आयरन के, तो उसको डस्ट कहते हैं। इस तरह जिंक का भी डस्ट बना लेते हैं राइट। चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, विच इज़ एमसीक्यू नंबर 16। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 16 में लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन ज़्यादातर करता है, याद रखिएगा अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं वो करते हैं एडिशन रिएक्शंस राइट, और जो अल्केन्स हैं ठीक है ये करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे अभी आपने हेलोजनेशन देखी ना अल्कीन की, इसमें क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, वो सब जो बने हैं वो सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बने हैं। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं 17th MCQ की तरफ। हेलोजनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट टेक्स प्लेस। अब ये हेलोजनेशन ऑफ मीथेन जो हो रही है डिफ्यूज सनलाइट में कितने स्टेप्स में हो रही है, सडनली ओनली इन वन स्टेप, स्लोली इन वन स्टेप, इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप, फास्टली इन 2 स्टेप्स। तो आई थिंक सो इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स हो रही है, क्योंकि उसके 4 स्टेप ही तो लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 4 हैं, ये 1 2 3 4, और ये स्लो रिएक्शन स्टूडेंट्स आपने क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम था फ्री रेडिकल्स राइट। तो यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से होता है, और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो है उसकी वजह से ये काम हो पाता है। क्लास 12 में जो है ये दोबारा टॉपिक आएगा, वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो आई थिंक सो द आंसर इज़ टोटली द 17th क्वेश्चन का इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप्स राइट। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। तो स्टूडेंट्स अगर हम 18th क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। हेलोजनेशन ऑफ अल्काइंस, याद रखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, अल्केन्स की, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ठीक है, अल्केन्स। तो आंखें बंद करके अल्केन्स को ढूंढो और कर दो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम 19th क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन हेलाइड्स विद एल्कीन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि हम हाइड्रोजन हेलाइड को अल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले कौन रिएक्ट करने जाएगा इनमें से, ठीक है जी, अल्कीन के साथ हेलोजन हेलाइड में से। स्टूडेंट्स याद रखो जिसका बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, अब हमारे पास ऑप्शन में है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, और फिर हाइड्रोजन एस्टेटाइड, ये तो आपने कभी पढ़ना भी नहीं है, रेडियो एक्टिव है। सो ये 4 मेंबर्स होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जो है आप कह लें कि देखना है आपने, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है ये नीचे वाली स्पीशी है, क्योंकि सबसे बड़े एटम्स इनके हैं, फिर ये रिएक्टिव है, फिर ये, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव ये है। तो लिहाजा आपने देखना इनका ऑर्डर, तो लिहाजा हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ है जी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद है जी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि ये बात सच नहीं है। हाइड्रोजन क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्टिव नहीं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन क्लोराइड से, इसके बड़े आइटम्स होते हैं ये ज़्यादा जल्दी अलहदा हो सकते हैं, सो दैट्स वाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेस रिएक्टिव है HCl से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HCl से लेस भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी बात गलत हो गई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो मेरे ख्याल से तो ए आंसर है, अगर आपके ख्याल से कुछ और आंसर है तो भाई कमेंट में बताएं, मैंने तो ए डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा जी, बाकी अपने टीचर से पूछ सकते हैं आप, वैसे मेरे ख्याल में 100% ए ही राइट आंसर है। उसके बाद जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस, जब अल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है, ग्लाइऑक्सिल,
चलो चेक करते हैं। अभी मैंने दिखाया था वैसे आपको, एक MCQ पहले भी आया हुआ था। अब सवाल किया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स बनाता क्या है, प्रोड्यूस क्या करता है? ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोल, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है ग्लाइऑक्सल भी मौजूद है और ऑक्सैलिक एसिड भी मौजूद है। बाकी जो रह गया ग्लाइकोल वो तो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन में था और फॉर्मिक एसिड तो यहाँ है नहीं। तो लिहाजा तो भाई यहाँ पर हमें क्या समझ में आई कि बनता क्या है, ठीक है, बनता है, क्या बनता है, जब कुछ बनाएंगे तो कुछ बन ही जाएगा। बनता ये है भाई, ऑक्सैलिक एसिड बनता है, क्योंकि ग्लाइऑक्सल जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो दैट्स हाउ वी से कि ऑक्सैलिक एसिड ही राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्लाइऑक्सल इंटरमीडिएट बीच में बन रहा है, लेकिन बना तो रहे आप ऑक्सैलिक एसिड है, तभी तो आपने रिएक्शन किया ना ये, वरना क्या ज़रूरत थी ये रिएक्शन करने की, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो आंसर क्या होगा? यस, आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQs और हमने आपके एग्जाम्स के मसले को हल कर दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, सारे चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा बायोलॉजी केमिस्ट्री का आपको टोटका इस चैनल पे। सब्सक्राइब किए बगैर जाओगे तो मुझे डिसहार्ट कर जाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डिसहार्ट करके जाओ। अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। तो मुझे खुश करना चाहते हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। इसके अलावा आप मेरे साथ ऑनलाइन आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है आपको आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। पूरे पाकिस्तान से मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल आती है और जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपकी भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम हल करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एक मैसेज ज़रूर सुन लो, बड़ों का अदब करो और दूसरों का ख्याल करो, और जब बड़ों का अदब करोगे, दूसरों का ख्याल करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपका ख्याल करेगी और आपकी मदद करेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।